सर मुझे लगता है पूरी तैयारी के दौरान रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तैयारी तो सभी कर रहे होते हैं, बट जो मेन फैक्टर रह जाता है जिसकी वजह से लास्ट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, क्योंकि CHSL 19 के सिलेक्शन के बाद मेरे बहुत सारे रिजेक्शंस भी हुए हैं। और उसका मेजर कारण यही था कि मैं जॉब के साथ बहुत ज़्यादा रिवीजन को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि सिलेक्शन की तैयारी तो सब लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट लोग रिवीजन पे फोकस नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उनका प्री में सिलेक्शन हो जाता है, हो सकता है मेंस पे निकल जाए, बट लास्ट कट ऑफ के बाद वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं। और उसका मेन कारण यही है कि रिवीजन पे फोकस ना। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। सफल होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। और असफल होने के लिए आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सफल होना है या असफल होना है, क्योंकि मुझे लगता है सफलता की जो सीढ़ी है वो बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आप डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, और एक दृढ़ प्रतिज्ञता आपके मन में होनी चाहिए, यानी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जो बच्चे असफल होते हैं या जिनको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे बहाने होते हैं। जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, अगर मुझे ये रिसोर्सेज मिले होते, अगर मैं इस बोर्ड से पढ़ा होता तो शायद मैं आज ये कर जाता। तो आज मैं कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जिनकी जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रही है, और उनके पास भी, वो भी हिंदी मीडियम से हैं, उनके पास भी इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने अचीव किया है, उन्होंने सिलेक्शन लिया है, राइट। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इस इंटरव्यू के शुरुआत करने से पहले, कि आपने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखा होगा जिन्होंने अच्छा रैंक सिक्योर किया है। उनकी आपने जर्नी देखी होगी तैयारी करने के दौरान, उन्होंने कितना कुछ फेस किया है, कितने चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बहुत अनसुनी हैं, बहुत अनकही हैं। ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 6-6 घंटा 8-8 घंटे का प्राइवेट जॉब कर रखा है, उस जॉब के दौरान फैमिली प्रेशर को फील किया हुआ है, और फैमिली के ऊपर से भी प्रेशर है, घर में पैसे भी देने हैं, उसके अलावा जॉब भी उनको करनी है, राइट। इन सारी चीज़ों के बीच जो बच्चे तैयारी करके निकले हैं, जिन्होंने अपना सिलेक्शन सिक्योर किया है, आज उनकी कहानी मैं आप सभी लोगों को सुनाऊंगा। टॉपर्स की जो कहानियाँ हैं हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, हो सकता है उसमें से एक आप भी हों जो मेरी इस कहानी को सुनना चाहेंगे, कि एक ऐसे इंसान की बात हो, एक ऐसे एप्लीकेंट्स की बात हो जिसने अपने तैयारी के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जॉब करने के दौरान उसने तैयारी की, तो उसने सब कुछ क्या ही फेस किया है वो मैं रूबरू कराऊंगा। आज मेरे साथ है दीक्षा बाजपेयी। हेलो दीक्षा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को आप अपना इंट्रो दें और आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। यस सर। सर मेरा नाम दीक्षा बाजपेयी है और मैंने BSc किया हुआ है, और मैं कानपुर से की रहने वाली हूँ, और मेरा पूरा जो भी बैकग्राउंड मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम से रहा है। मैंने UP बोर्ड से पूरा 10th और 12th कंप्लीट किया है सर। तो दीक्षा, हिंदी मीडियम से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, वो कहीं न कहीं एक एक्सक्यूज़ कुछ बच्चे देते हैं, और कुछ लोग इसको अपनी कमी मानते हैं कि अगर मैं हिंदी मीडियम से अगर नहीं होता तो हो सकता है मेरा रिजल्ट और बेहतर हो सकता था, या मैं सिलेक्शन ले सकता था। तो आपको ये लगता है कि हिंदी मीडियम का होना ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है तैयारी करने के दौरान? सर मुझे तो ऐसा कहीं पे भी मतलब तैयारी के दौरान नहीं लगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इस वजह से मुझे कोई मतलब कमी लग रही है या मैं कहीं पीछे रह जा रही हूँ। जो मेन एक छोटा ड्रॉबैक लगता है मुझे, वो ये लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश पे काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, जिस पे हम हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा स्टार्टिंग करने के दौरान ही काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ जाती है, जिससे हमें थोड़ा सा दबाव महसूस होने लगता है। तो ये मेन ड्रॉबैक है अगर देखा जाए। बाकी तो मैथ वही है, GS वही है, सारी चीज़ें हमें उतनी मतलब प्रेशर से पढ़नी होती है जितना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंग्लिश में हम लोग बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिकली बात करें, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। क्या वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि हम उसे एक एक्सक्यूज बना के या हार मान लेना चाहिए हमें हिंदी मीडियम होने की वजह से? नहीं सर, ऐसा तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज नहीं होता है। बस हमें उनसे 10-20% ज़्यादा मेहनत करनी होगी या ज़्यादा थोड़ा रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी, बस इतना ही रहता है। क्योंकि उनका स्टार्टिंग से सारा रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छा होता है, वो इंग्लिश में ही पढ़ते आ रहे होते हैं, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, मगर हमारे लिए क्रिएट करता है क्योंकि हम हिंदी से पढ़ते चले आ रहे थे।
तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा रहता है। बाकी तो ऐसा कोई नहीं है कि हम तैयारी छोड़ दें या पीछे हट जाएं। तो मैं सारे बच्चों से यही तो कहना चाहूँगा कि अगर जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, प्लीज़ आप उसको अपनी कमी ना समझें। आप जैसा दीक्षा ने कहा 10 to 20% या 30%, देखिए अगर रिजल्ट पाना है आपको तो थोड़ा सा मेहनत हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो दीक्षा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी क्या रही है। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अभी तैयारी भी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, तो कुछ लोगों की फैमिली इतना ज़्यादा साउंड होता है, उनको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पूरी की पूरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अभी जॉब कर रहे होंगे, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा वो नौकरी करेंगे, फिर घर पे जाएंगे, टाइम निकालेंगे, फिर वो अपनी पढ़ाई करते हैं, और उसके बीच में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और आपकी भी जर्नी कुछ इस तरीके से ही रही है। आपने जॉब करा है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे की प्राइवेट जॉब करी है, उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई करी है, उसके बाद आपने सिलेक्शन लिया है। तो उन बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे जॉब करने के दौरान वो अपनी तैयारी कैसे करें? पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर बच्चों को एडवाइस करें कि वो कैसे तैयारी करें। यस सर, मैं बताना चाहूँगी कि मैं एसएससी फील्ड में आना ही नहीं चाहती थी। मुझे एसएससी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। मैं 10th के और 12th के बाद मुझे आईआईटी के बारे में पता चला, क्योंकि उस टाइम पे मतलब भीड़ सी थी कि आईआईटी करने से मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, और मैं पढ़ने में ठीक थी तो घर वालों ने प्रेशर किया कि आईआईटी कर ले। तो फिर मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मेरा थोड़ा सा बैड लक रहा कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो मुझे मिला उसमें मुझे घर वालों ने जाने नहीं दिया, क्योंकि बीइंग अ गर्ल तो यहाँ से मेरा थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल शुरू हो गया, और मुझे लगने लगा कि अब मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो मैंने एक आध जगह प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दिया साथ में, और वहाँ पर मेरी एक दोस्त के भाई ने मुझे बताया कि एसएससी नाम की एक चीज़ है जिससे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आईआईटी के दौरान क्या होता है कि पहले आप 4 साल बीटेक करोगे, फिर कहीं जाके आपको जॉब मिलेगा। तो मुझे लगा ये अच्छी चीज़ है, और मैंने जब सिलेबस चेक किया तो मुझे लगा अरे ठीक है, मैथ, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग यही तो पढ़ना है, तो मतलब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी, और मैंने उनसे पूरा सिलेबस समझ के, और उसके बाद मैंने 2019 का फर्स्ट फॉर्म फिल किया। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म फिल करने के बाद मैंने CGL CHSL दोनों ही दिया, और CGL में मेरा कुछ नंबर से रह गया, 2 नंबर से, और CHSL में मुझे पोस्टल असिस्टेंट की जॉब वहाँ से मिल गई। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था, और अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं पोस्टल असिस्टेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आगे के लिए अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा कि अभी CHSL में सिलेक्शन हुआ है दीक्षा का, ये जॉब भी कर रही है, ये दिल्ली के अंदर ये इनकी पोस्टिंग हुई है, और ये अभी CGL की तैयारी कंटिन्यू कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी जद्दोजहद अपनी ज़िंदगी में झेली और उसके बाद इनको नौकरी मिली। क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये होता है सबसे पहले कि हमें एक जॉब लेनी है, किसी भी हाल में लेनी है, कि कुछ इनकम जनरेट हो पाए, जिससे जो हमारी जर्नी है हम उसको और स्मूथ बना पाएँ। यही है दीक्षा? तो दीक्षा ने यही करा, और यही बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा उन सारे बच्चों को कि दीक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स होंगे जो आपको देखेंगे, तो वो एक्चुअली ये जानना चाहते हैं ना कि तैयारी शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, जो शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले नो योर सिलेबस, आप अपना सिलेबस देखें, जो उस पर मैथ्स है, आपकी इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है। उसके बाद एक मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार सॉल्व करो, तो मॉक देने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया ये चीज़ें हम लैग कर रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इंसान के अंदर कि हम अपने तैयारी को यहाँ तक ले जा सकते हैं और ये आयाम दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। लाइक आप जब तैयारी कर रहे थे, तैयारी के दौरान इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस आपने किस तरीके से कवर किया? आपके क्या रिसोर्सेज थे? कौन सा बुक आपने यूज़ किया? किन टीचर की आपने मदद ली? ठीक है, तो पहले इंग्लिश की बात करूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाता हूं, तो शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। और पूरी कोशिश करेंगे कि मैं, देखिए बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, कि जो भी हो आप जेन्युइन यहाँ पे बताएं। ठीक है, कोई भी चीज़ एग्जेजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंग्लिश की बात करें तो रिसोर्सेज आपके क्या क्या थे वो बताइए आप। सर मैंने जो बुक्स के रिसोर्सेज की अगर बात करें तो मैंने एसपी बख्शी यूज़ किया, जो मे भी सारे बच्चे ही उससे जानते होंगे, और इसके अलावा मैंने नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 भी पढ़ा हुआ है। तो मैंने बुक्स इंग्लिश के लिए ज़्यादा यूज़ की थी, जैसा कि मैंने बताया मैं हिंदी मीडियम से थी, तो मुझे लगा था कि मुझे ज़्यादा इंग्लिश के रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। और वोकेबलरी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ही यूज़ किया था, जो कि अभी ब्लैक बुक चलती है। और टीचर्स की अगर बात करें तो जैसे जिन जिन चैप्टर्स में मुझे दिक्कत होती थी, तो जैसे कि मैंने
वर्ब का जो वर्ब एडवांस वाला चैप्टर था वो आपके यूट्यूब वीडियो से किया, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में मैंने मतलब जैसे देखा जिसमें जिस भी टॉपिक में मुझे दिक्कत होती थी तो मैं यूट्यूब का बहुत सहारा लेती थी। तो यूट्यूब से मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है। स्टार्टिंग डेज में मैं ऑफलाइन सेंटर्स में भी गई हूँ, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ए से सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करते थे और मुझे बीच में दिक्कतें डाउट्स आते थे, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा उसका यूज़ किया इंग्लिश के लिए। आपने वोकैबुलरी का नाम लिया, तो वोकैब को लेकर के बहुत सारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पढ़ाने के दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर वोकैबुलरी का पार्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसको हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, राइट। एक तो दिक्कत ये आती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि सर कुछ ऐसी कहानी बता दो, ऐसा कुछ स्टोरी बता दो जिससे हम उसको रिटेन कर पाएं, उसको याद कर पाएं। तो वोकैबुलरी को लेकर के आप क्या एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि वोकैबुलरी पढ़ें कैसे और उसको रिटेन कैसे करें? वोकैबुलरी के लिए तो मैंने सर सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर बुक ही की थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारा कभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रटने से वोकैब्स याद नहीं होती हैं। मैंने जो तरीका यूज़ किया था वो ये किया था कि जो भी वोकैब मैं याद करती थी तो मैं उसको अपने डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कर देती थी। कि जैसे मुझे किसी वर्ड का सिनोनिम पता है तो मैं उसको उसका वो रियल वर्ड ना बोल के उसका सिनोनिम बोलना स्टार्ट कर देती थी, तो वो मेरे माइंड में रहता था। इसके अलावा मैंने अपना नोट्स भी बना रखा था, जिसमें लोग मतलब अक्सर मैं सोचती हूँ कि लोग PDF को प्रेफर करते हैं, बट मैं PDF को प्रेफर नहीं करती थी। मेरी एक डायरी थी वोकैब की, मुझे जो भी अच्छा वर्ड दिखता था या प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछा जाता था तो मैं उसको वहाँ पर लिख नोट डाउन करके और उसको रिवीजन करती थी मोस्टली। तो ये चीज़ मैंने की थी सर। तो खैर एक बात जो आपने बोली नोट्स और PDF की बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो PDF की कंटिन्यूअसली डिमांड करते हैं, तो मैं भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों को। देखिए PDF से पढ़ाई नहीं होती, PDF किसी और के अकॉर्डिंग होता है और नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं और आपको ऐसा फील होता है नोट्स बनाते समय कि कौन कौन से वर्ड्स आपके माइंड से स्लिप हो सकते हैं, जिसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं और बाद में रिवीजन के टाइम वो काम आता है। तो रिवीजन वाली बात अगर हम करें तो आपको क्या लगता है रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सर मुझे लगता है पूरी तैयारी के दौरान रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तैयारी तो सभी कर रहे होते हैं, बट जो मेन फैक्टर रह जाता है जिसकी वजह से लास्ट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, क्योंकि CHSL 19 के सिलेक्शन के बाद मेरे बहुत सारे रिजेक्शंस भी हुए हैं और उसका मेजर कारण यही था कि मैं जॉब के साथ बहुत ज़्यादा रिवीजन को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि सिलेक्शन की तैयारी तो सब लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट लोग रिवीजन पे फोकस नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उनका प्री में सिलेक्शन हो जाता है, हो सकता है मेंस पे निकल जाए, बट लास्ट कट ऑफ के बाद वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं और उसका मेन कारण यही है कि रिवीजन पे फोकस ना करना। मतलब रिवीजन इज द की, कहने का मतलब ये है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, मैक्सिमम चीज़ें कवर करने के चक्कर में जो पीछे पढ़ रहे होते हैं वो रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन आप लोग करना शुरू करें, अपनी नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज भी करें। और एक बड़ा दर्द रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर RC को लेकर के, यानी कंप्रहेंशन वाले पार्ट को लेकर के, तो आपने कंप्रहेंशन के लिए क्या किया? सर कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत सारे मतलब मैंने वीडियोस देखे कि लोग बताते थे न्यूज़पेपर पढ़ो और ये करो, तो सर मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व किया और उसको सॉल्व करते टाइम जेन्युइनली पूरा पढ़ा और उससे लगाया, क्योंकि मैं द हिंदू पढ़ने की बात कर दे या कुछ भी बात कर दे तो मुझे पहले तो समझ ही नहीं आता था, क्योंकि हिंदी मीडियम से होने के कारण स्टार्टिंग डेज में तो समझ ही नहीं आता इसमें लिखा क्या हुआ है, तो वो समझने में ही मुझे आधा घंटा लग जाए या 2 घंटा लग जाए। तो मैं उसकी जगह पे प्रेफर जो करती थी कि कोई भी बुक हो या कुछ भी हो तो मैं उसको रीडिंग कैपेबिलिटी करने के लिए पूरा पढ़ती थी, मतलब पढ़ने में ध्यान लगाती थी। और दूसरा जो मैंने अपना शॉर्टकट निकाला था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल फोकस ना करके मैं उसके कीवर्ड्स निकालती थी कि लाइक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका कीवर्ड पे फोकस करके और डायरेक्ट उसी पे हिट करना, ना कि उसके रेदर देन पूरा पढ़ने की अपेक्षा, मुझे ये लगता था सर। तो इस तरह से मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किया था। तो अब मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आपने क्या क्या रिसोर्सेज और बुक्स यूज़ किए थे, किन टीचर का आपने सहारा लिया था? क्योंकि एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक, खैर मैथ्स के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, वो आपको दीक्षा ही बता पाएंगे कि मैथ्स को लेकर के इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी थी। सर मैंने मैथ्स में ऑफलाइन भी पढ़ा हुआ है। ऑफलाइन मैंने 2 महीने ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने
राकेश यादव सर की जो बुक आती है वो यूज़ करी, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी 1-2 टीचर्स को पढ़ाया, जो जिसमें से अभिनय सर हैं, जिनको सारे SSC एस्पिरेंट्स ही पढ़ते हैं, और इन्हीं से करा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो आता है उसको लगाया है सर, मतलब कंटिन्यूअसली लगाया, और अभी भी लगा ही रही हूँ क्योंकि मैं 2020। तो क्या अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स दोनों के लिए आपने यही सारे रिसोर्सेज यूज करे हैं? यस सर। और रीजनिंग और जीएस के लिए आप क्या सर रीजनिंग के लिए तो मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है, उसके लिए तो सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाया, और उसके लिए मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर ही सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग के लिए अगर आप बहुत ही वीक हो तो ही मुझे लग रहा है कि आपको रीजनिंग के लिए बुक की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका सफिशिएंट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, जब भी बात आती है इंग्लिश की और मैथ्स की, तो वो अपने रिसोर्सेज भी बताते हैं, बुक्स भी बताते हैं, टीचर का नाम भी बताते हैं, लेकिन मैंने रीजनिंग को लेकर के देखा है दीक्षा, रीजनिंग को लेकर के बच्चे ये बोलते हैं सर मॉक दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, और कुछ एक डिफिकल्ट टॉपिक अगर उसके अंदर होता है तो ये यूट्यूब का सहारा लेकर के रीजनिंग कर लेते हैं। लेकिन जीएस की बात करें, ठीक है, जीएस तो बहुत वास्ट पार्ट है, और मैं हमेशा से देखता हूँ कि जो मैक्सिमम फोकस बच्चों का होता है वो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे ही होता है, जीएस नहीं करते। तो जीएस में आपका क्या हाल रहा है? सर जीएस में मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी क्योंकि मतलब मुझे याद नहीं होता था ज़्यादा, लेकिन मैंने जो जीएस के लिए लूसेंट बुक आती है ब्लू कलर की होती है उसको यूज़ किया था, और उसको मैं पूरा कभी पढ़ नहीं पाई। ये मेरी एक सबसे बड़ी कमी रही, क्योंकि मैं उसको पढ़ने बैठती थी तो मुझे लगता था कि ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा रहता था और पढ़ना मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता था। और पहले जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जीएस इतना मैटर भी नहीं करती थी, लेकिन अब 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएस पे फोकस्ड नहीं है तो सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जो यूज़ किया था वो मेनली तो मैं करंट अफेयर पे फोकस रहती थी, करंट अफेयर मैं करती थी, मंथली वाला मैं प्रेफर करती थी, मंथली करंट अफेयर करके और उसको नोट्स बना के रिवीजन करना। और इसके अलावा मैंने हिस्ट्री अच्छे से कर रखी थी, यूट्यूब वीडियोस से ही, सोर्सेज से ही, डिफरेंट सोर्सेज से, कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं था। ज्योग्राफी और ऐसे ही पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट्स मैंने कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर टीचर हैं जिनसे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, या हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें जिससे आपने पढ़ा? मैं यहाँ पे बस ये चाहता हूँ कि अगर आपके बताने से किसी टीचर का नाम अगर किसी बच्चे को यहाँ पे मदद मिल जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो कोई आपकी नज़र में हो तो ही बताइएगा, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं। वाईफाई स्टडी में सर एक पढ़ाते हैं अंकित सर, उनसे मैंने पढ़ा है काफ़ी सारा, और इसके अलावा भुवनेश सर पढ़ाते हैं, उनका भी वो क्योंकि शॉर्ट स्टोरी टाइप बताते हैं हिस्ट्री को और उस तक को, तो उनसे भी मैंने पढ़ा हुआ है सर। अभी 2022 की बात आपने करी, तो जैसा कि आप लोगों को शुरुआत में बताया गया कि इन्होंने CHSL के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया और ये अभी जॉब कर रही हैं, और ये CGL की तैयारी अभी स्टिल कर रही हैं। 2022 आप सभी लोग को पता होगा, CGL प्री 2022 का रिजल्ट आ चुका है, और उसके अंदर आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं? सर अभी मेरा रॉ मार्क्स जो बन रहा है वो 165 है। बहुत बढ़िया। अगर रॉ आपका 165 बन रहा है तो मतलब हम उम्मीद जगा सकते हैं इस बार मेंस आप फोड़ोगे, ठीक है? मैं भी यही चाहता हूं कि देखिए इतनी जद्दोजहद के बाद दीक्षा ने जो भी हासिल किया है, और स्टिल अभी ये रुकी नहीं है, ये लगी हुई है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था ना कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल तो चूमेगी ही। तो अभी इनका मेंस बेहतर जाता है तो हो सकता है कि मैं एक अच्छे रैंक के साथ इनका इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम लूँ। आपको क्या लगता है, उम्मीद है आपको कि नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए हम बैठेंगे, CGL आपका हो जाएगा? सर बिल्कुल उम्मीद है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रैंक के साथ वापस आऊं। क्या यही सबको होना चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। एक तो रिवीजन की बात हमने कर ली थी, कितना इंपॉर्टेंट होता है मॉक और उसका एनालिसिस? बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, कैसे देना है, कितने मॉक देने हैं दिन भर में, उसको एनालिसिस को लेकर के कुछ बताइए, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए? सर मॉक देना ही मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो मेजर पोर्शन है लोग बच्चे मॉक को मैंने जो मेरे साथ के फ्रेंड्स भी हैं वो एनालिसिस नहीं करते थे मॉक की, वो मॉक देके और फिर बताते थे 110 न बन रहे, 120 बन रहे। तो मैं हमेशा उनसे कहती थी कि एक बार एनालिसिस करो और ये देखो कि मैं किस पार्ट में लैग कर रहा हूँ। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कौन से पोर्शन में, मैंने तो मतलब मॉक से ही स्टार्टिंग की थी क्योंकि मुझे सिलेबस जानना था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि रीजनिंग में मैं अच्छा कर ले जा रही हूँ, इंग्लिश में मैं ठीक ठाक कर ले जा रही हूँ, कुछ चीज़ों में मुझे दिक्कत आ रही है, मैथ में मैं बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैथ का पूरा पोर्शन तो मैंने मॉक से ही कवर किया है।
तो वहाँ से आपको ये आइडिया मिलता है कि मैं इस पार्ट में वीक हूँ, तो आप एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए कि अच्छा मुझे अलजेब्रा में ज़्यादा फोकस करना है, ज्योमेट्री में ज़्यादा फोकस करना है, और उसके वीडियोज़ आप देख सकती हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस नहीं करते, या दिन भर में 10 मॉक दे रहे हैं और एनालिसिस नहीं कर रहे, तो वो एक मतलब कमज़ोर है पार्ट है। आप चाहे तो हफ्ते में 1 मॉक दें स्टार्टिंग के डेज में, बट मुझे लगता है कि प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने अगर अपनी तैयारी के दौरान बताऊँ तो स्टार्टिंग में मॉक हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार ही दिया होगा, लेकिन जब लास्ट टाइम चल रहा था तो मैंने मतलब ऐसा भी किया है कि एक दिन में 2-2 मॉक दिया, क्योंकि 1 घंटे का होता था, तो मुझे लगता था रिवीजन करने से बेहतर है कि मैं मॉक दे लेती हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो ये था मेरा मॉक का ओके, ठीक है। तो दीक्षा की कहानी हम लोगों ने सुनी, और अभी तो फिलहाल इस इंटरव्यू के लास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को, सीखने को मिली होगी कि इन्होंने कैसे अपने तैयारी शुरू करी, और इन्होंने क्या क्या रिसोर्सेज और क्या क्या किताबें, क्या बुक्स इन्होंने यूज़ करा। ठीक है, तो लास्ट में दीक्षा को मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये CHSL जो अभी ये जॉब कर रही हैं, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं है, और ये CGL को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और मेरा पूरा सपोर्ट, मेरी गाइडेंस इनके साथ है। और एक चीज़ तो गाइडेंस के नाम पे मैं और पूछना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी टीचर का? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं इतना पीछे आई हूँ, या CHSL 19 के बाद मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी था कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, क्योंकि एज यूजुअल मैं 9 घंटे 8 घंटे जॉब को दे रही थी, और उसके बाद में फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्योंकि रिसोर्सेज बहुत हैं मार्केट में और चीज़ें भी बहुत हैं, बहुत वास्ट चीज़ों पे ना जाकर अगर आप बहुत लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करें और कोई बताने वाला मिल जाए कि अच्छा इससे पढ़ लो इससे आ जाएगा, या इतना पढ़ लो इससे आ जाएगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सोचते सब पढ़ ले, पूरी बुक पढ़ ले, 4 बुक को पढ़ने की बजाय अगर एक बुक पे 4 बार पढ़ ले तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि रेलेवेंट चीज़ है। और मेरे साथ यही हुआ कि मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करती हूँ, कोई बताने वाला इतना नहीं था कि कैसे क्या होता है, फाइनेंशियल प्रेशर भी था, फैमिली प्रेशर भी था, तो इस वजह से मेरे हिसाब से गाइडेंस की बहुत वैल्यू है। अगर आपको राइट टाइम पे गाइडेंस मिल जाए तो आप एक बार में ही रैंक भी फोड़ सकते हो और सिलेक्शन भी ले सकते हो। ओके, तो दीक्षा फाइनली आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट। यही उम्मीद करते हैं दीक्षा के साथ कि जब नेक्स्ट जो ये CGL का अभी मेंस होने वाला है, इसमें ये बहुत बेहतर करेंगी, और नेक्स्ट इंटरव्यू इनके साथ जरूर हम लोग कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दीक्षा। थैंक यू।